माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सही है प्राची। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स चैप्टर का गाइस स्टडी नोट नंबर 2 जो कि अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का है, पेपर नंबर 19। और गाइस आज हम लोग वर्कबुक डिस्कशन करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमको पूछ रहे कि कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है। गाइस यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमको रेगुलेटेड सेक्टर में पूछ रहा है। तो जब रेगुलेटेड सेक्टर की बात आती है ना गाइस, इसमें 6 प्रोडक्ट आते हैं रेगुलेटेड सेक्टर में, और उसका टर्नओवर हमारा प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी जो कि टेबल ए और टेबल बी में फॉल करते हैं, उनका पूछ रहा है टोटल कितना होना चाहिए। तो गाइस 50 करोड़ होना चाहिए उनका टोटल। ठीक है। देन कॉस्ट ऑडिट सीआरए फॉर इलेक्ट्रॉनिक अपन एमसीए को देते हैं गाइस, है ना। तो कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग देते हैं? तो गाइस वो रूल 6 एंड 6 के अकॉर्डिंग देते हैं अपन। ठीक है, रूल 6 सबसेक्शन 6, ठीक, सब रूल 6, ठीक। और कौन से फॉर्म में अपन कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं गाइस? कॉस्ट रिकॉर्ड हमेशा सीआरए 1 में अपना मेंटेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गाइस, कौन से इसमें से कौन सा टाइप है इलेक्ट्रिकल कंपनी का है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है, जो कि परव्यू में आता है रेगुलेटेड सेक्टर के गाइस? तो ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों ही गाइस हमारे परव्यू में आता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देन गाइस नेक्स्ट है कि जो कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपन को सबमिट करना पड़ता है गाइस कॉस्ट ऑडिटर को। कौन से उसमें, मतलब कौन से किसमें सबमिट करेगा रिपोर्ट्स वो? तो गाइस वो 3 में सबमिट करता है, हमेशा याद रखना कि 3 में रिपोर्ट सबमिशन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस बताओ 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है और 4 में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि 1, 2 और 4 में क्या होता है। ठीक है गाइस। देन एप्लीकेबिलिटी हमको बताना है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की। जैसे पे पूछे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की, तो गाइस 100 होता है। रेगुलेटेड की कितना होता है गाइस? रेगुलेटेड का, तो रेगुलेटेड का 50 होता है। नॉन रेगुलेटेड पूछा, दैट्स व्हाई 100 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है कि वो नॉट रेगुलेटेड सेक्टर का आता है? इसमें से कौन सा नॉट रेगुलेटेड सेक्टर का है? तो गाइस ऑटोमोबाइल्स इसमें से रेगुलेटेड सेक्टर नहीं होता, याद रखना। ठीक है। फिर कैजुअल वैकेंसी होती है, तो गाइस हमेशा याद रखना 30 डेज में फिलअप होती है, हमेशा 30 डेज में कैजुअल वैकेंसी फिलअप होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि हमारा एनेक्सर डी जो है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का, वो पार्ट नहीं होता है। कौन सी चीज पार्ट नहीं होती इसकी? तो एवरेज स्टेटमेंट जो रहता है गाइस, कॉस्ट स्टेटमेंट, वो इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो कॉस्ट ऑडिटर रहेगा उसकी ड्यूटी की वो साइन करे, है ना, रिपोर्ट में, मतलब साइन करवाए किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन करवाए। ठीक है, कितने टाइम के अंदर अंदर? तो गाइस हमारा एंड, जब हमारा क्लोजर होता है ना, ये फाइनेंशियल ईयर है, ये क्लोज हो गया आज, तो यहाँ से लेके 180 डेज तक हमारे पास टाइम रहता है कि हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन करवाएं। ये आपका आएगा 30 सितंबर। ठीक है, यहाँ तक का टाइम रहता है, 180 डेज क्लोजर। ठीक, होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है अपना कि डिस्कस करना अपन को कि एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। गाइस कॉस्ट रिकॉर्ड्स को कब एप्लीकेशन होता है गाइस इसका? तो मैं आपको गाइस बिना आंसर पढ़े यहीं से मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या लिखा होगा इसमें। तो गाइस ध्यान रखना कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए ना अपन को सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल टर्नओवर चाहिए हमको 35 करोड़ का। ठीक है, कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर चाहिए 35 करोड़ का। ओवरऑल कंसिस्ट ऑफ टेबल ए प्रोडक्ट, टेबल बी प्रोडक्ट एंड अदर्स। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फाइव डिस्क्वालिफिकेशन पूछ रहा है गाइस, तो आप मन में ही सोचो ना फाइव डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी। पहला कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, फिर वो कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए, देन गाइस उसकी 20 कंपनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से गाइस होगा इसमें। देख लीजिए आप, कोई देखो बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर, पर्सन, पार्टनर, इनडेटेड नहीं होना चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा। ठीक है, और कोई पर्सन फर्म नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी गाइस बहुत सारे पॉइंट्स, आप कुछ भी 5 लिख सकते हैं, एनी 5। ठीक गाइस, ये बेसिक चैप्टर का क्वेश्चन था, इसमें डाल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कॉस्ट ऑडिटर जो है अगर उसको रिक्वायर्ड है ऑडिट करना, तो गाइस वो सर्टिफाई कब कब करता है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पूछ रहा है। तो गाइस कभी भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी रूल्स में लिखा नहीं है कि इतने टाइम पे करना, बट गाइस एक बार तो करना ही है, 1 टाइम एटलीस्ट करना है, वो कभी भी कर सकता है। ठीक। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर? गाइस कॉस्ट ऑडिटर का वो प्रोसीजर क्या होता है गाइस? तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है गाइस, मैंने अपने रेगुलर लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो कि यूट्यूब में ही अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गाइस क्या कर रहे हो, बेल आइकन प्रेस करो सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ठीक है गाइस, तो ये आपको रीड कर लेना खुद से, और वहां पे जाके लेक्चर्स देख लो। ये आपका आई बटन के आप जाओगे गाइस, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कौन से लेक्चर पे है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि
वेदर सेपरेट फॉर्म CRA2 इज रिक्वायर्ड टू फिल। गाइस सेपरेट फॉर्म अपन को CRA2 का फिल करना पड़ता है क्या, अगर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है तो। गाइस दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट अगर है तो हमको CRA2 सबमिट करना पड़ता है क्या, पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस याद रखना कि CRA2 अपन कब करते हैं, तो गाइस अपन CRA2 में ना इंटीमेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये अपन को जब इंटीमेशन देना है ना, तो उसके लिए अपन सारे डिटेल अपन फुल फिलअप करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट से, कॉस्ट ऑडिट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं एंड उसका सब कुछ डिटेलिंग देना रहता है अपन को, रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिटर देना रहता है। ठीक है, तो गाइस जब अपनी फिल कर रहे हैं ना, तो मल्टीपल अगर कॉस्ट ऑडिटर्स रहते हैं ना, तो हमको एक ही CRA2 में काम चल जाता है। ओनली सिंगल CRA फॉर्म चाहिए रहता है गाइस, अपन को ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में सारी चीज़ आप बता दिए हो, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपनी सेज और नॉन सेज दोनों में जगह काम करती गाइस, तो फिर अपन को क्या करना चाहिए। तो गाइस अगर सेज और नॉन सेज दोनों में काम कर रही है, तो उसके ऊपर अपना एक कंडीशन फुलफिल होता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू रूल 3 के हिसाब से टेबल ए और टेबल बी का अपन को थ्रेशोल्ड लिमिट देखना है। इसके लिए कोई भी अपन को एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। गाइस याद रखना, रिकॉर्ड्स के लिए कभी भी कोई अपन को नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है तो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई एग्जम्पशन नहीं है। बट गाइस अगर आप सेज यूनिट में काम कर रहे हो, तो आपको ऑडिट से एग्जम्पशन मिलता है। याद रखना, ऑडिट से एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली अगर कोई यूनिट आपका सेज यूनिट में है, तो वो आउटसाइड ऑफ परव्यू ऑफ कॉस्ट ऑडिट, याद रखना ऑडिट के परव्यू से बाहर है, रिकॉर्ड्स के परव्यू के बाहर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स के लिए आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिली है, पर ऑडिट में आपको एग्जम्पशन मिली है, आपको वहां का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रिकंसिलेशन का दिख रहा है मुझे। तो गाइज मैंने आपको रिकंसिलेशन का बहुत प्यारा मेथड बताया सॉल्व करने का, आप उस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका रिकंसिलेशन एकदम फट से बन जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो गाइज, सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटेंट कृष्णा मिल्स लिमिटेड का जो है उनका प्रॉफिट आ रहा है इतने का, जो कि कॉस्ट के हिसाब से दिया हुआ है। गाइज कॉस्ट के हिसाब से दिया हुआ है, फाइनेंस के हिसाब से दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे कॉस्ट फाइनेंस लिखना। इस मतलब जो आंसर में दिया उस हिसाब से लिख रहे थे अपन फाइनेंस, और नीचे में अपन को कॉस्ट तक पहुंचना है, तो अपन को सिर्फ ऐड और माइनस करना है। सो इजी। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो गाइस, आपको ऊपर में फाइनेंस लिखा हुआ है, तो आप सोचो फाइनेंस के हिसाब से सोचो। देखो, प्रॉफिट ऑन सेल, कोई प्रॉफिट मिला है अपन को जब अपन फिक्स असेट को सेल किए। जब अपन फिक्स असेट्स को सेल करते हैं, तो फिक्स एसेट सेल करने से हमारी इनकम आई होगी, इनकम के वजह से हमारा फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा हो गया होगा तो अभी अपन उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, देखो लेस है ना सही जवाब। देन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट सेल करने से लॉस हुआ है, मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा फाइनेंस में, तो अपन को तो ज़्यादा चाहिए, मतलब कॉस्ट के हिसाब से चाहिए ना, तो इसको अपन ऐड कर देंगे। वाइस एंड वर्सा गाइस, आप आगे का खुद कर लीजिएगा ट्राई एक बार, अगर नहीं बनता तो प्लीज कमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस 2016 के बाद से अपन डिस्कस करेंगे, बिकॉज लेटेस्ट है वो, उसके पहले का गाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते गाइस, हम लोग को बताना है कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या होता है। तो गाइस कॉस्ट ऑडिटर का टेन्योर होता है 180 डेज गाइस, जब अपन उसको अपॉइंट करते हैं वहां से लेके 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब तक वो सबमिट करता है रिपोर्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि देखो गाइस, या आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया, यहाँ से लेके 6 मंथ के अंदर तक आपको अपॉइंट कर लेना है। आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए टाइम दिया जाता है। आप जैसे कि अपॉइंटमेंट कर लिए, आप इन द सेंस BOD को अपॉइंट करना होता है। देन गाइस उसके बाद जैसी एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद से 6 मंथ मिलता है उनको। 6 मंथ के अंदर उनको क्या करना होता है, रिपोर्ट सबमिट करना रहता है। ठीक है, तो इसका टेन्योर इतना रहता है ऑडिटर का, CMA का। ओके, अपॉइंटमेंट इतने दिन में करना है एंड देन उसको रिपोर्टिंग इतने दिन में करना है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमसे क्या पूछे कि हु इज अप्रूविंग अथॉरिटी फॉर CMA, CMA की रिपोर्ट को कौन अप्रूविंग अथॉरिटी होता है। तो गाइस हमेशा फॉर CMA अपॉइंटमेंट भी BOD करता है, रिपोर्टिंग भी अपन को BOD को ही करना पड़ता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को क्या ईच और एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोज करना पड़ता है क्या एनेक्शर्स में।
तो गाइस हमको इसका आंसर ऐसे लिखना है कि अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन ना रिलेटेड पार्टी के साथ होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो गाइस आपको ना नेचर बताना है ट्रांजेक्शन का, वॉल्यूम बताना है और अमाउंट बताना है, ठीक है। और फिर गाइस उसके बारे में आपको डिस्क्लोजर देना है। बट कोई भी डिस्क्लोजर नहीं लगेगा गाइस अगर आप कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो फिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ द वैल्यूएशन इज डन फॉर गुड्स कंज्यूम्ड इन वन ऑफ द ओन फैक्ट्री। अगर गाइस आप खुद सेल्फ कैप्टिव कंजम्पशन कर रहे हो, ओन ओन कंजम्पशन मतलब कैप्टिव कंजम्पशन होता है, तो गाइस अगर आप कर रहे हो कैप्टिव कंजम्पशन, तो उस केस में उस केस में आपको क्या करना है, 110 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि कैप्टिव कंजम्पशन जो होता है ना, उसको अपन को 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि कंपनी जो सेज यूनिट और नॉन सेज यूनिट दोनों में काम कर रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि क्या इनको मेंटेनेंस करना रिकॉर्ड्स का और ऑडिट। तो गाइज मैंने आपको रेगुलर लेक्चर जो कि यूट्यूब में अपलोडेड है उसमें भी बताया है कि रिकॉर्ड्स के लिए कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। ऑडिट के लिए बस है, तो आपको रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपका प्रिस्क्राइब लिमिट से आगे जाता है टर्नओवर, बट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती सेज यूनिट में। सेम आंसर लिखा होगा गाइज, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। गाइज पूछ रहे कि कौन ऑडिटर बन सकता है, तो गाइज सीएमए बन सकता है, और कौन बनेगा, ठीक है। फिर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट गाइस, ये अपन रेगुलर लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से नहीं बताऊंगी, आप खुद से रीड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हाउ कैसे अपन अपॉइंट करते हैं, तो गाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी से पूछकर फिर रिकमेंडेशन लेके देन अपॉइंट करती है 180 डेज के अंदर, फिर वो उनको बोलती है ऑडिटर को, देन जो ऑडिटर रहता है वो अपना डिक्लेरेशन देता है, फिर सीआरए फॉर्म्स वगैरह फिलअप करते हैं, ये सब है। रेगुलर लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आप एक बार वो रेफर कर लीजिए, मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे, ये रेगुलर लेक्चर्स भी। गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस अपन को पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया हर चीज की जिम्मेदारी बोर्ड की रहती है इन सेंस ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिटर ही रहेगा, अपॉइंट करेगा, रिटायर करेगा, रिमूव करेगा, रेमुनरेशन देगा, सब कुछ बोर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल प्राइस विद रेफरेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो गाइस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए नॉर्मल प्राइस क्या होता है, तो गाइस नॉर्मल प्राइस वो होता है जो कंपैरेबल सिमिलर प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं अपन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको बोलते हैं। समझ लो कि आप हो मिस्टर एक्स, आपने मिस्टर वाई जो आपका रिलेटेड है उसको कोई सामान दिया ₹10 में, जो सामान आप मिस्टर ए को देते जो कि अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड को देते तो उसको देते आप 15 में, और सेम प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है 14 में मान लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल प्राइस क्या हुआ, 14 हुआ, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये 14 में मिल रहा है ना मार्केट में, तो आप 14 होगा इसका नॉर्मल प्राइस, ठीक है। या 15 भी ले सकते हो आप, बट गाइस नॉट लेस देन 14, 14 से कम 10 तो आप नहीं ले सकते। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, ये कुछ मेथड्स है, सीयूपी मेथड होता है, आरपीएम होता है, सीपीएम होता है, पीएसएम होता है, ट्रांजैक्शनल मार्जिनल मेथड होता है, और अदर मेथड्स होते हैं, ठीक है गाइस। ये सारे पे अपन देखेंगे अपने डिटेल्ड में आगे, डीटी में, डायरेक्ट टैक्स में है गाइस ये पोर्शन बहुत डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है गाइस, तो ये बताने लायक कुछ क्वेश्चन है नहीं। जो भी मनी रिसीव होता है और एक्सपेंडिचर करते हैं अपन, उसको लेते हैं, सेल्स परचेज को लेते हैं, असेट्स लायबिलिटी को लेते हैं, कॉस्ट को लेते हैं, उसी को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सब का रिकॉर्ड जब मेंटेन करते हैं, तो गाइस एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है पैकिंग इंग्रेडिएंट्स, तो वो जो है ना वो कवर्ड नहीं है रिकॉर्ड्स बनाने में, बट जो एमडी ना वो इंट्रोड्यूस किया कॉस्टिंग सिस्टम, तो पूछ रहा है कि क्या ये कवर करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल में। तो गाइस जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल की बात करी जाती ना, तो उसमें अपन को नेचर देखते हैं किस टाइप की इंडस्ट्री है, जैसे कि बैच है, प्रोसेस है, जॉब है, लोकेशन देखते हैं, प्रोसीजर्स देखते हैं, मेथड्स देखते हैं, और सिस्टम देखते हैं, इंसेंटिव्स देखते हैं, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज देखते हैं, और बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है।
पूछ रहा था ना क्या क्या कवरेज आएगा इसका मैनेजमेंट का, तो गाइस मैनेजमेंट बहुत वाइड होता है, दैट्स वाई इसका कवरेज बहुत ज्यादा होता है। कॉस्ट तो मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट एंड एप्लीकेबल कॉस्ट ऑडिट। पूछ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो और खुद ले लेते हो, मतलब कैप्टिव कंजम्पशन में खुद यूज कर रहे हो खुद के सामान को, तो उस केस में आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की, ऑडिट करने की आएगी क्या जिम्मेदारी, पूछ रहा है। तो आपको बताना है। तो गाइस देखो, जब अपन ना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सप्लाई करते हैं, सारी कंपनी जो कि कैप्टिव कंजम्पशन कर रही है, तो उनको वेदर कवर्ड अंडर ऑडिट और नॉट शैल रिक्वायर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। तो गाइस आपको ऑडिट में कवरेज है कि नहीं वो तो आपका टर्नओवर ही बता सकता है, और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो गाइस हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर हम लोग कैप्टिव कंजम्पशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या उसमें एप्लीकेबल होगा रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। तो गाइस हमको इसका आंसर करना है कि ऑडिट जो रहता है ना गाइस, वो एप्लीकेबल नहीं होता है कैप्टिव प्लांट्स में। इंटायर जनरेशन एंड कंज्यूम्ड अगर अपन खुद से कर लेते हैं, और अगर अपन बाहर सेल नहीं करते तो, ठीक है गाइस, ये पॉइंट यहाँ से देखा है मैंने और आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम लोग कोई भी कॉस्ट जो रहता है ना वो एप्लीकेबल ही नहीं होता। कब नहीं होता गाइस, जब अपन खुद ही पूरा खा लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाए पूरा खा लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाए पूरा खा लिए, बनाए खा लिए, यही कर रहे गाइस, तो उस केस पे एप्लीकेबल नहीं होता। बट गाइस अगर अपन आउटसाइड बेचते हैं तब एप्लीकेबल हो जाता है। अभी अपन आउटसाइड नहीं बेच रहे ना, तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर वाइल एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ कॉस्ट राइटर, कॉस्ट राइटर जो रहता है वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर, तो उस केस में व्हाट सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड। तो गाइस कौन सा फॉर्म भरते हैं अपन, सीआरए फॉर्म भरते हैं, कौन सा वाला रहता है वो बताना है, ठीक है। और फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, आर्म लेंथ, प्राइस, ये सब भी बताना पड़ता है, क्या पूछ रहा है हमसे। तो गाइस तीन चीज बतानी पड़ती है, 3 से 4 चीज, जैसे कि उसको बताना है कि वो इंडिविजुअल या फर्म है, ठीक है, और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ये बताना पड़ता है, ठीक है। फिर वो बताएगा कि मैं सैटिस्फाई करता हूँ कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस की, 141 में क्वालिफिकेशंस बताया गया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी बताया गया है, वो सब, ठीक है। फिर वो बोलेगा मेरा 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं हुआ है करके, ठीक है, और उसके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, लीगल लिटिगेशन चल रहा है, उसके बारे में बताएगा वो, ठीक है। ये 4 चीज बतानी पड़ती है, उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट राइटर रहता है वो सर्टिफिकेट देता है ऑडिट कमेटी को अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में, आर्मलेंथ प्राइस के बारे में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी यूनिट सेज और नॉन सेज पे है, तो गाइस वाला डिस्कस कर चुके हैं, अभी किया था अपन ने रिकॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस जो सेज और नॉन सेज से कोई मैटर ही नहीं करता, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है मैंडेटरी। अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, ओवरऑल टर्नओवर अगर आपका 35 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है गाइस। और किसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, टेबल ए और टेबल बी प्रोडक्ट का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द बेसिक बेसिस ऑफ अडॉप्शन टू डिटरमाइन नॉर्मल प्राइस विद रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। गाइस अभी डिस्कस किया था अपन सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि हमको बताना है कि एक नोट बताना है एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट वेरिएंसेस इन वर्किंग आउट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जब अपन निकालते हैं ना गाइस, तो उस केस में अपना कॉस्ट वेरिएंसेस को कैसे एडजस्ट करना है ये अपन को बताना है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपन को देखना है कि हमको एडजस्टमेंट बताना है कॉस्ट वेरिएंस का, ठीक है। तो गाइस जैसे कि कंपनी जो रहती है ना वो फॉलो कर सकती है कोई भी मेथड, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रही है वट एवर, तो उस केस पे गाइस अपना वेरिएंसेस आ सकता है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का वेरिएंसेस आ सकता है, ठीक है गाइस। तो उस केस में अपन को क्या करना रहेगा, सेग्रीगेट करना पड़ता है क्वांटिटी वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ कुछ मेथड्स लगते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, वो वेरिएंस हो जाता है। तो उसको इंडिकेट करना है गाइस अपन को, और उसके साथ रीजन बताना है कि क्यों हुआ है और क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा ये है कि कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो रहती है ऑफ यूनिट हाईलाइट करना पड़ता है अपन को अपने रिपोर्ट में, ठीक है। तो देखो जो कॉस्ट राइटर रहता है ना वो अपना रिपोर्ट देता है CRA 3 में, ठीक है। उसके बाद फिर गाइस वो जो रहेगा वो रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी को, ठीक है। देन वो परसेंटेज बताएगा प्रोडक्शन का इन रिलेशन टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है, वेरिएंसेस बताता है उससे रिलेटेड। देन गाइस वो डिटेल्स बताता है वेजेस, सैलरी से रिलेटेड, डायरेक्ट लेबर और उसके यूनिट से रिलेटेड।
उसकी गाइस वो इंडिकेट करता है अमाउंट्स ऑफ ओवरहेड जो कि है, और उसका मतलब क्या खर्चा आया था, क्या वेरिएंसेस आया था, किस रीजन से आया था, वो सब, ये सब उसकी जिम्मेदारी बताने की। फिर गाइस कोई भी एबनॉर्मल फीचर अगर रहता है तो वो बताने की जिम्मेदारी है उनकी। देन गाइस रिकंसिलेशन करेगा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करेगा, और कंसंट्रेट करेगा उन एरियाज में जहां पर अपना कॉस्ट रिडक्शन का होने का स्कोप है। देन गाइस लास्टली वो सजेशन देगा। ठीक है, तो गाइज ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसको लेकर, आपको बस याद करना है कि एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए वो क्या क्या पॉइंट हाईलाइट करता है अपनी रिपोर्ट में। तो गाइज क्या क्या करेगा जो मैंने अभी आपको बताया, इस टाइप से पॉइंट्स आपको लर्न करना पड़ेंगे एग्जाम में और लिखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अपना आया था एग्जाम में, जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एज कॉस्ट ऑडिटर, मतलब जब अपन कॉस्ट ऑडिटर हैं और अपन ऑडिट कर रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि कोई भी मटेरियल डेफिशिएंसी है, तो गाइस उस केस पे आप क्या करोगे, या आपको लग रहा है कि कोई सिग्निफिकेंस वेरिएंस आया है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ मटेरियल डिफिशियंसी है, तो आप क्या करोगे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोई वेरिएंसेस आता है तो आप क्या करोगे। तो गाइस आपको बताना है कि अगर आपको कोई भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज अ कॉस्ट ऑडिटर, तो अगर आपको कोई भी मटेरियल डेफिशिएंसी दिखती है, तो आपके पास अधिकार है कि आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकते हो और इंडिकेट करोगे वो रिलेवेंट पैरा जिससे आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन देना आपको ज़रूरी है और क्यों दे रहे हो। ठीक है, और वो मटेरियल डेफिशिएंसी क्या है। फिर गाइस आप उसका ऑब्जर्वेशन दोगे, कंक्लूजन दोगे, अपना रिपोर्टिंग करोगे, सजेशंस दोगे उसके ऊपर। ठीक है गाइस, और उसके बाद लास्ट में आप एक तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दोगे। और गाइस नेक्स्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपका वेरिएंसेस है, सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस आया प्रीवियस ईयर में, तो गाइस उसका भी आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। एंड देन गाइस ये यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अपना ये है कि क्या एप्लीकेबल होता है रूरल स्टेट डेवलपमेंट में हमारा रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। तो आप याद करके देखो गाइज, अपन पढ़े थे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पे अपना रियल स्टेट डेवलपमेंट फॉल करता है। ठीक है गाइज, तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पे जब फॉल करता है तो गाइज उसकी कंडीशन एप्लीकेबल होगी इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइज चलो डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अपना पहला कि अगर हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैंडेटरी होता है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में, ऑल प्रोडक्ट जो कि कवर नहीं है रूल्स में, तो अपन को इंडिविजुअल टर्नओवर देखना है क्या गाइस, इसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस मैं आपको बता रही हूँ वैसे करना है। देखो गाइस, जब अपना 35 करोड़ से लेस है ना, तो अपन को रिकॉर्ड मेंटेन करना ही नहीं है। ठीक है, 35 करोड़ से ज्यादा रहता है तभी एक रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो भी हम लोग हमेशा ओवरऑल देखते हैं गाइस, हमेशा याद रखना, हम लोग हमेशा ओवरऑल टर्नओवर देखते हैं, वो टेबल ए प्लस टेबल बी प्लस अदर गुड्स सब कुछ को मिलाकर हमेशा हमको टोटल में 35 देखना रहता है अपन को, 35 करोड़ से ज्यादा। इस क्वेश्चन में तो लेस देन 35 करोड़ है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता रिकॉर्ड मेंटेन करने का। ठीक है, कुछ भी हो जाए अपन को मेंटेन करना ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर देखना 35 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी मीट अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ बोथ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इफ द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी गेट रिड्यूस टू लोअर देन द प्रेस्क्राइब लिमिट इन 16-17, रूल्स एप्लीकेबल गाइस हमेशा होते हैं। एक बार कोई रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं तो वो साल दर साल एप्लीकेबल होते रहते हैं। उसके अपन को अब उसके मतलब वो आपका टर्नओवर लिमिट खत्म होए कम होए कुछ होए मत होए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेंटेन करना ही पड़ता रिकॉर्ड्स और ऑडिट भी करवाना पड़ता है। ठीक है, देन गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका आंसर दिया नहीं है बट अपन आंसर करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ केयर लिमिटेड का है गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है बट मैं बताती हूँ अब इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो गाइस, कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है कि नहीं इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। और गाइस ये कंपनी जो है ना वो स्टेन वगैरह बनाती है, तो मेरे ख्याल से ना ये ख्याल से क्या, हाँ मुझे पता है, ये ना नॉन रेगुलेटेड सेक्टर अपना टेबल बी में फॉल करता है। ठीक है, टेबल बी के नॉन रेगुलेटेड सेक्टर पे फॉल करता है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे कि फॉरेन कंपनी अगर रजिस्टर्ड कंपनी है मुंबई में, तो क्या उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो गाइस मैं आपको रूल्स एक बार बता देती हूँ। देखो, मेरे ये ब्यूटीफुल नोट्स मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मतलब मैंने पीपीटी बनाया है। ठीक है, तो देख सकते गाइस, ये अपना स्टैंड वगैरह यहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक है,
इससे पूछा है, ये 33 नंबर की अपनी लिस्ट है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की। गाइस इसकी कुछ एक्सक्लूजन है जो कि आप देख सकते हो। फॉरेन कंपनी एक्सक्लूड होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस ऑफिस होता है। बट गाइस यहाँ पर तो रजिस्टर्ड है पूरी की पूरी कंपनी, तो दैट्स वाई गाइस हम लोग को इसमें रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। देन गाइस नेक्स्ट है माइक्रो कंपनी। तो गाइस अपन देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोज रहती, माइक्रो और स्मॉल रहता है ना, तो वो लोग को एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो गाइस हमारा जो माइक्रो कंपनी दिया हुआ है इसमें, वो माइक्रो कंपनी अगर है गाइस, तो उस केस में हम लोग को यहाँ पर 1 सेकेंड गाइस, तो इसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि फॉरेन कंपनी अगर है उसका सिर्फ और सिर्फ लाइजन ऑफिस है। तो गाइज मैंने आपको एक्सक्लूजन पढ़ाया था अभी, लाइजन ऑफिस सिर्फ रहता है तो उस केस में अपन को एग्जम्पशन रहता है, तो गाइज वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इनको भी रिकॉर्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। डोमेस्टिक कंपनी अगर उसका एवरेज टर्नओवर 40 करोड़ है, लास्ट ईयर में ड्रॉप कर गया 24 करोड़ से, गाइस कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइस अपना दो फर्स्ट और फोर्थ वाले में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सेकंड और थर्ड में मेंटेन नहीं करना है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ओवरऑल स्कैनर का ओवरव्यू था। आई होप गाइस आपको बहुत मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती तो गाइस प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती होगी तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज गाइस, सपोर्ट करें। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और आने वाली है, तो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय गाइस, ध्यान रखिए अपना।